गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। तो आज हम आए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के। तो ये इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ हैं कि बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और यहाँ से 99% जो है आप जो अनुच्छेद मेरे द्वारा दिए अगर कर लिए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद रहेगी। तो जो आपने पढ़े हैं वो तो आपके पास हैं ही, लेकिन कुछ जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, यानी कि उनको 101% हमें मेमोराइज करना होता है ताकि वहाँ पर हम कोई गलती ना करें और वहाँ से क्वेश्चन आए तो हम 110% जो है हमारा सही हो जाए। तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ता है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो जैसे बिहार स्टेट का है तो लेवल उसका टीजीटी पीजीटी के लिए मैं दे रही हूँ, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग दे रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लिखे तो बहुत सारे हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं अलग से मेंशन करूँगी और बाकी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो लिखे हुए हैं तो आप उनको अपने आप भी देख सकते हैं, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से मेंशन करूँगी, उनको आप जो है नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वहाँ पर सारा कुछ मेंशन रहेगा। तो और आप हमें जो है PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो अगर वो सब लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से, ओनली पोल पाथ पे सर्च करना है, @ नहीं लगाना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सारी जो है लिस्ट दी गई हैं, प्लेलिस्ट बहुत ही बेनिफिशियल हैं। कोर्स वीडियोज़ हैं, एग्ज़ाम दे करके आइए, फिर वहाँ से कोर्स वीडियोज़ एक एक टॉपिक पर इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी जो है आंसर आपका गलत नहीं जाएगा जो भी वीडियोज़ हैं, और बाकी मैं और डाल रही हूँ। तो कोर्स वीडियोज़ देखना बिल्कुल मत भूलिए एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि इसके आगे जो चयन परीक्षा है वो बहुत ही जल्दी होगी। तो और ये जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने लगा रखा है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें, देखिए यहाँ अनुच्छेद 1 से शुरू होता है, बट हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है, हम मौलिक अधिकार देखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आना ही होता है। तो उसको हम अलग से देख लेते हैं पहले, मौलिक अधिकार अपने, ठीक है, वो हम देख लेंगे, उसके बाद हम सारे देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को भी हम कई एंगल से देखेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे कि एक तरह से तो इस तरह से पूछता है कि जो है समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो हम ये देख लेते हैं पहले, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं। देखो, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, फिर दूसरा दूसरी तरह से पूछता है, वो भी हम करेंगे। तो ये कहाँ अनुच्छेद, या अनुच्छेद कहाँ से 14 से 18 तक है। फिर ये बात दूसरी तरह से, दूसरा पॉइंट क्या पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो भाई ये है 19 से 22 तक है, 19 से 22 के बीच में है। फिर जो है आगे ये मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ पे हम मेंशन कर दें, क्योंकि कुछ लोग जो है नए होते हैं, बिल्कुल न्यू इस फील्ड में, तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उनको भी उतना ही अधिकार है चीज़ों को समझने का जितने कि पुराने लोग जो कि मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखेंगे। शोषण के विरुद्ध फिर आता है, पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, या किन किन में इसका उल्लेख किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम बात करें, विरुद्ध अधिकार यदि हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से 23 से 24 ये अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। अभी इनको हम अलग अलग करके भी बात करेंगे। पहले आप ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये ग्रुप में पूछता है कि स्वतंत्रता कहाँ है और समानता कहाँ है, शोषण के विरुद्ध कहाँ है। फिर अगला हो क्या, आपका कौन सा ग्रुप है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको शॉर्ट में कर देते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 25 से 28 है। 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 में इसका विवरण दिया गया है। फिर ये अगला ग्रुप क्या पूछता है कि जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ हैं। तो
संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी ये अधिकार कहाँ से कहाँ है, तो जो है ये दिए गए हैं 29 से 30, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भी हम बताएंगे कौन सा आता है। ये सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में आता है, तो ये आ जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। ये चीज़ हमने देख ली ग्रुप में, मौलिक अधिकार ऐसे ये ग्रुप में पूछता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि ये आपके पास एक जगह जो है रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे इनको 1 बाय 1, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यदि आपने संविधान में मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, जो कि 14 से 18 के बीच में हमारा समता का अधिकार दिया है। तो क्या कहता है, तो अब हम देखेंगे अपना क्या जो ये समानता का अधिकार है। हमने अभी 14 से 18 के बीच में हमने क्या पढ़ा था, समानता का अधिकार पढ़ा था, तो उसको हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है, 14 की बात सबसे करेंगे सबसे पहले हम। तो अनुच्छेद 14 जो है क्या कहता है, ये कहता है कि कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, ये इसकी बात करता है, ठीक है। फिर यदि हम 15 देखते हैं, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं कोई करेगा, यानी कि भेदभाव पे प्रतिबंध लगाता है। तो भेदभाव, भेदभाव पे यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, बाकी आप जो हमने वर्ड बोले हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम भेदभाव का निषेध करता है, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पे क्या करता है, ये भेदभाव का जो है निषेध करता है। फिर हम आ जाएंगे अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता मिलेगी सबको, ठीक है। सार्वजनिक, सार्वजनिक नियोजन में समानता, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, सार्वजनिक नियोजन में समानता। आपको जो वर्ड इजी लगे वो लिख ले, मैं बोल भी रही हूँ, दूसरे वर्ड्स में बोल रही हूँ और लिख भी रही हूँ शॉर्ट में, तो आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर 17 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। जो हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट थी उनके छूने पे पहले मतलब छुआछूत का उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उसी पर है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि ये जो है कोई नहीं करेगा, इसके लिए दंड के प्रावधान भी किए गए हैं, उन्मूलन। फिर 18 क्या कहता है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। जैसे कि ये बहुत, जो 14 है ये बहुत पूछा जाता है, 16 भी पूछा जाता है और पूछने के सभी पूछे जाते हैं। तो 18 क्या कहता है, उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन करता है, यानी किसी प्रकार की उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी, सिर्फ किस में दी जाएंगी, 2 क्षेत्र हैं जिनमें उपाधियां दी जाएंगी, एक तो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र जो है, शिक्षा की उपाधियां जो होती हैं, और दूसरा सेना। शिक्षा और सेना ये 2 क्षेत्र छोड़ करके और किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधियां नहीं हो दी जाएंगी, ये सारी वर्जित कर दी गई हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका अगला क्या आ जाता है, जो 19, ये किस में, स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाता है। तो हम 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, ठीक है। ये स्वतंत्रता का, अभी हम इसकी बात की, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात करेंगे। कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि अभी हम दूसरा टॉपिक लिया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात करेंगे। तो ये जो है 19
19 में आपको जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती हैं, ठीक है। 19 में आपको कितनी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती हैं, 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में दी जाती है। उस पर हमने आगे लिख रखा है, यहाँ पर एक एक पॉइंट पूरा लिखा हुआ है, वो हम बाद में डिटेल जैसा बाद में कर लेंगे। तो जैसे कि ए क्या कहता है इसका कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी क्या कहता है, शांतिपूर्ण और बिना जो है हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। तो चलिए इसको हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर ए जो है 19 का सबसेक्शन 1, ठीक है, 19 का सबसेक्शन 1 उसका ए देखेंगे और ये सारे यहाँ पर आते जाएंगे, ये सारे जो है यहाँ पे आते जाएंगे। इसको मैं ठीक से लिख दूँ, अदरवाइज आप लोग जो नए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 19 का सबसेक्शन 1 और उसका जो है ए पार्ट ए, ये इतना है 19(1) का ए, ऐसे आप बोलेंगे इसको। तो 19(1) का ए क्या कहता है, ये कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हम वाक लिख देते हैं, ठीक है, वाक की स्वतंत्रता शॉर्ट में लिखेंगे, आप इसको पूरा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर ये जो है अगला आएगा, सेम चीज़ हम यहाँ उतार लेंगे और 19(1) का बी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये बी कहता है। फिर हम सेम चीज़ 19(1) का सी क्या कहता है, ये कहता है कि संघ या जो है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो यहाँ हम लिख लेते हैं संघ, एक एक वर्ड लिखेंगे, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार। नेक्स्ट फिर देखेंगे डी क्या कहता है, डी कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ठीक है। तो अबाध भ्रमण की बात ये करता है, बिना बाधा के भ्रमण की बात करता है। पहले जम्मू और कश्मीर में निवास करने का जो है उतना नहीं था, अभी तो वो भी हट गया है, तो अभी भ्रमण पे है, निवास इसके बाद में आएगा। तो डी क्या कहता है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। और फिर जो है जो ई होता है, ई क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का और बसने का अधिकार, तो निवास की स्वतंत्रता, ठीक है, निवास की स्वतंत्रता हो गई। फिर उसके बाद आता है आपका एफ में संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब हटा दिया गया है, ये एक विधिक अधिकार बन गया है। और कहाँ रख दिया गया है इसको, 300A में, 300 के सबसेक्शन ए में कर दिया गया है। और अब ये मूल अधिकार ना हो करके क्या बन गया है, एक विधिक अधिकार बन चुका है, ठीक है, 300A में रख दिया गया है। उसके बाद आता है जी क्या कहता है, व्यापार की स्वतंत्रता देता है, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार ये देता है। तो हम यहाँ व्यापार लिखेंगे शॉर्ट में, व्यापार का अधिकार। अब इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछता है, इसका सीक्वेंस जो है बहुत पूछता है। तो आप इसको ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, यानी कि वाक की स्वतंत्रता, वाक क्या होता है, बातचीत करना होता है, अभिव्यक्ति क्या है, बातचीत है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, उसके पहले बाद में फिर हम एक सम्मेलन करेंगे, यानी कि एक पार्टी करेंगे, ठीक है। और एक सम्मेलन पार्टी करके क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे, यानी कि अपना एक ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप बना करके क्या करेंगे, भारत भ्रमण पर निकल जाएंगे। भारत भ्रमण पर निकलेंगे, जहाँ भी अच्छा लगेगा वहाँ पर हम रहने लगेंगे, निवास करेंगे, रहने लग जाएंगे। पूरे भारत में जहाँ भी अच्छा लगा तो हम वहाँ निवास करेंगे, रहने लग जाएंगे। फिर क्या होता है कि हमें संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नई जगह में हमको संपत्ति कोई नहीं देगा। यहाँ पे नहीं इसलिए लगाना क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार अब आपके पास बचा नहीं है, मौलिक अधिकार में नहीं बचा है। तो हमें नई जगह में कोई संपत्ति यानी कि रुपए पैसे नहीं देगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हमें जो है व्यापार करेंगे, हम व्यापार करके जो है अपनी जीविका चलाएंगे। तो ये आपकी कहानी हो गई कि सबसे पहले आप बातचीत करेंगे, फिर एक पार्टी करेंगे, फिर अपनी एक ग्रुप बनाएंगे, पूरे भारत घूमने निकल जाएंगे, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं निवास करेंगे। संपत्ति नई जगह में कोई आपको धन पैसे देगा नहीं, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो ये एक स्टोरी बन गई। और बाकी जो चीज़ें इसमें हैं वो तो आप कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट आप ले ही लेंगे कि ये जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार, आबाद भ्रमण का अधिकार, निवास करने का अधिकार, ये सब चीज़ आप जो है हमने बताई हैं। उसको वीडियो को जो नए लोग हैं रिमाइंड कर बैक करके फिर से उसको सुन लेंगे। तो हम ये 19 में हमने देख लिया। अब हम 20 में देखेंगे कि 20 क्या कहता है। अभी हम स्वतंत्रता के अधिकार में ही चल रहे हैं।
तो जो अनुच्छेद 20 है ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि इसको हम, अब ये हमारा नेक्स्ट आ गया 19, आपका यहाँ तक जो है फिनिश हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 आ गया है। अब ये क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये प्रावधान करता है। तो ये जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये प्रावधान करता है, ठीक है। और इसमें जो कहता क्या है वो कि किसी भी व्यक्ति को एक ही सज़ा के लिए क्या है, एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ये कहता है। और ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति पर भी उसको तब तक अपराधी नहीं, दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया जो अपराध है उससे किसी विधि का उल्लंघन ना हो। यदि कोई विधि का उल्लंघन हो रहा तभी वो अपराधी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं ठहराया जाएगा। तो दोष सिद्धि से संरक्षण, ये दोष सिद्धि से संरक्षण की बात कर रहा है अनुच्छेद 20 आपका, ठीक है। आगे देखेंगे 20 के बाद 21 आता है अनुच्छेद क्या होता है, 21 आता है। 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है, का संरक्षण ये देता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि जो 21A है ये क्या कहता है कि ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। 21 का A सबसेक्शन जो A है ये क्या करता है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है, ठीक है, अधिकार ये बात करता है। फिर हम देखेंगे 22 क्या कहता है। 22 कहता है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। तो ये बहुत पूछा जाता है। 22 में जो कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन आता है। तो जो अनुच्छेद 22 है 22, तो ये क्या कहता है कि हिरासत, कुछ मामलों में हिरासत और एवं नज़रबंदी से संरक्षण, ये इस बात की बात करता है। तो देख लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे गिरफ्तारी से संरक्षण, शॉर्ट में लिखेंगे। बाकी जो हमने इसका खास टर्म था वो बोल दिया है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बात करता है। और इसमें क्या कहता है कि जो इसका 1 है ये कहता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताया जाएगा, नंबर 1, ठीक है। जो अनुच्छेद 22 का सब सेक्शन 1 है तो ये क्या कहता है कि कारण बताओ, जिसको गिरफ्तार करो उसे कारण बताओ। और दूसरा क्या है, उसे उसके पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता होगी, आज़ादी दी जाएगी, यानी कि वो अपना वकील कर सकेगा। फिर इसी का जो है 22 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, 1 तो ये कह दिया, जो 2 है ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है 2 में क्या है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है इसको, मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा, ठीक है, सामने पेश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। दूसरा जो ये मजिस्ट्रेट शब्द है ये जो है पूरे संविधान में एक ही बार आता है। मजिस्ट्रेट शब्द पूरे संविधान में एक ही बार आता है, और वो भी कहाँ आता है, यही अनुच्छेद 22 में इसका प्रयोग होता है। मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग जो है यही आता है, कहाँ पर, अनुच्छेद 22 में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है कि जो मजिस्ट्रेट शब्द है इसका प्रयोग सिर्फ जो है अनुच्छेद 22 में मिलता है पूरे संविधान में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे,
और ध्यान रखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो है अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? जो शोषण से विरुद्ध जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उससे संबंधित है। तो 23 और 24 हम इनको एक साथ देखेंगे। शोषण के विरुद्ध संबंधित हैं ये, किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं ये। तो 23 क्या कहता है? 23 देखेंगे। 23 जो है कहता है कि बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। तो ये क्या कहता है? बलात् श्रम, अवैध मानव व्यापार, अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध अधिकार, प्रतिषेध जो भी है, के विरुद्ध प्रतिषेध। ये और 4 क्या कहता है? तो हम 4 की बात कर लेते हैं। 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन से प्रतिषेध, यानी कि जो डेंजरस प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या है? बच्चों के नियोजन से, यानी कि वहाँ पर बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। तो कारखानों में बच्चों के नियोजन से प्रतिषेध। और अब इसमें क्या चेंजेज हुए हैं? अब बच्चों के काम में बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि अब बच्चों को जो है 14 साल तक उनको पढ़ना है। एजुकेशन उनका मौलिक अधिकार है और पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनाई गई है, गार्जियन की, कि वो बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें। 11वां मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़ के 11वां मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स के बारे में है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ने का मौका दें, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन फ्री कर दी है 14 साल तक, या 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। अब पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उनको स्कूल तक पहुंचाएं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 25 देखेंगे, ठीक है। 25 देखेंगे और 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि अब हम अनुच्छेद 25 की बात करेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि सबसे देखते हैं 25 और 28 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता कहता है। 25 से 28 क्या है? ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब अनुच्छेद 25 की बात करेंगे हम। पर्टिकुलर 25 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई धर्म मानने, उसको किसी धर्म को मानने और उसके जो है प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता। तो धर्म को मानना और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। शॉर्ट में लिखेंगे हम, प्रसार की स्वतंत्रता इसमें जो है दी गई है, ठीक है। साथ में यही अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 25 है, क्या कहता है? जो भारत राज्य है उसको धर्मनिरपेक्ष बताता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अनुच्छेद भारत राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो अनुच्छेद 25 बताता है। क्या है? कि धर्म निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। एक्यूरेट वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो। तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कुछ आ जाए तो आप कह देंगे पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा कहाँ पर दी गई है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य। चलिए देखेंगे अब हम 26 देखेंगे। 26 क्या कहता है? कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। तो जो धार्मिक संस्था होंगी, ठीक है, अनुच्छेद 26 की बात कर रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं होंगी उनके संचालन की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। ये जो है अनुच्छेद 26 कहता है।
जबकि 27 कहता है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि जो है मतलब एक प्रकार से यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, धार्मिक कर नहीं लगाएगा राज्य जो है नहीं लगाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं। वैसे धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। 27 कहता है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु तो कर से छूट रहेगी। 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या जो है या पूजा से बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि अभी इसमें बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप थोड़ा एक बार देख लीजिए ताकि गलती से मतलब आ जाए तो आप उसको टिक कर सकें, और नहीं भी आता है तो आपको मौलिक अधिकार सारे पता होने चाहिए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। 28 कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिवाय उन संस्थाओं को छोड़कर जिनकी स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने हुई है, जैसे कि मदरसा और संस्कृति विश्वविद्यालय, ये सब इन सब को छोड़ करके जो खास उसी के लिए स्थापित की गई हैं। बाकी जो राज्य के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्या है धार्मिक शिक्षा को निषेध करता है, सिवाय उनको छोड़ करके जिनकी स्थापना ही उसी उद्देश्य से हुई है। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी शिक्षण संस्था में। तो हमने बोल दिया है, इतना लिख दिया है, बाकी आप जो है नोट डाउन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए देखेंगे अब 29 क्या कहता है। 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण की बात ये करता है कि जो कोई विशेष भाषा लिपि होगी तो उसको जो है संरक्षण करने का अधिकार उस वर्ग को होगा, उस समूह समुदाय को होगा। तो अनुच्छेद 29, और ये बहुत पूछा जाता है, जो है 29 और 30 दोनों ही क्या है अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। और 29 कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। 29 क्या कहता है, भाषा, लिपि और क्या है, ये जो संस्कृति होती है उनकी संस्कृति का संरक्षण की बात ये करता है, ठीक है। जबकि 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 की बात करता है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उसके संचालन का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो ये दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। और जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक को क्या है शैक्षणिक संस्थानों का संचालन, स्थापना और संचालन का अधिकार होगा। जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन का अधिकार, ठीक है, संचालन का अधिकार। बाकी आप मैं जो बोल रही हूँ उस हिसाब से लिख लें। तो ये दोनों अल्पसंख्यक से संबंधित हो गए 30। और फिर हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 क्या कहता है। देखेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है। तो जो 32 है, अनुच्छेद 32 ये क्या कहता है, ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। और जो है यदि किसी का जो है ये मौलिक अधिकार वायलेट किए जा रहे हैं तो वो अपनी गुहार न्यायालय में लगा सकता है। और न्यायालय के द्वारा जो है इस जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाएंगी, ठीक है। 5 प्रकार की रिट्स जो है लेख जिसको बोलते हैं ये जारी किए जाएंगे। कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा आपका परमादेश, या इसको मैंडमस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में सुन लीजिए, हैबियस कार्पस बोलते हैं, हैबियस कार्पस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है
दूसरा जो है इसका परमादेश हो जाएगा, जिसको मैंडमस बोलते हैं। परमादेश, परमादेश जिसको क्या बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं। मैंडमस, इंग्लिश का वर्ड भी जानते रहिए, नहीं तो यदि इंग्लिश में पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चौथा क्या है, अधिकार तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा, इसको बोलेंगे क्यू वारंटो या को वारंटो बोलते हैं। को वारंटो, वारंटो, को वारंटो बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिषेध होता है इसको प्रोविजन बोलते हैं। चौथा क्या होता है, चौथा होता है प्रतिषेध, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन बोलते हैं इसको। और पांचवा होता है, पांचवा कौन सा होता है, पांचवा होता है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरारी। उत्प्रेषण यानी कि इंग्लिश में सर्टियोरारी, सर्टियोरारी इसको बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो है आपकी क्या हो गई, रिट्स हो गई। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सामने प्रस्तुत करो ताकि उसकी गिरफ्तारी सही है या नहीं सही है ये पता किया जा सके, ठीक है। परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं आप अपने पदीय कर्तव्य का पालन करें, तो ये अधिकारियों को दिया जाता है कि आप अपने जो जिस पद पर बैठे हैं उसका पालन करें अच्छे से। तीसरा कहता है अधिकार परीक्षा, कहता है कि आप किस अधिकार से यहाँ इस पद पर बैठे हैं, आप किस अधिकार से पद पर बैठे हैं ये पूछता है। अगर ये यहाँ पर क्या होता है, कोई गलत तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है तब ये जो है रिट जारी की जाती है, ठीक है। आगे जो लोक पद होते हैं उसकी जांच, लोक पद पर बने रहने के आधार की जांच की जाती है इसके। और आगे जो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध होता है चौथा नंबर, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपने क्षेत्राधिकार में रहें। और जो उत्प्रेषण है ये न्याय की रक्षा की बात करता है। तो ये सारे जो हैं पांचों, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचों इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ये 32 के तहत जो है, 32 के तहत कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। और सेम रिट्स जो है हाई कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन आर्टिकल दूसरा होता है 226 के तहत हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ये रिट्स जारी करता है। रिट्स सेम होती हैं, रिट्स सेम होती हैं, बस आर्टिकल अलग होते हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 26 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार दोनों न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही है। देखो यहाँ पर जो अनुच्छेद 33 है, 33 इसकी बात कर लें तो 33 क्या कहता है कि जो संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और समान बलों के जो ये लोग होंगे इनके क्या करेगा, इन लोगों के ये जो सदस्य होंगे इन सब फोर्सेस के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकेगा और निरस्त भी कर सकेगा। तो ये क्या है, ये सैन्य, क्या जो सैन्य होंगे, सैन्य सदस्य होंगे या अधिकारी कह लीजिए, आर्म्ड फोर्स कह लीजिए, आर्म्ड फोर्स जितनी भी फोर्सेज होंगी इनके जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकेगा, ये मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकेगा, कम कर सकेगा या प्रतिबंधित कर सकेगा। तो इसके प्रतिबंध की बात करता है 33, जो आर्म फोर्स हैं इनके मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध की बात करता है। जबकि 34 क्या कहता है, 34 कहता है कि जहाँ पर मार्शल लॉ होगा वहाँ पर जो लोग होंगे उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। तो जो मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जहाँ पर सेना कानून लगेगा तो वहाँ पर मार्शल लॉ लिख लेते हैं, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के क्षेत्रों में, मार्शल लॉ क्षेत्रों में क्या है, जो ये नागरिक होंगे, आम नागरिक होंगे, उनके जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिषेध की बात करता है। यानी कि उनके मौलिक अधिकारों को वो प्रतिबंधित कर सकेगा, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध पर प्रतिबंध की बात करता है ये, ठीक है, ठीक है। ये 34 जो है
सामान्य लोगों पे जहाँ पे मार्शल लॉ होगा वहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधन की बात करता है। जबकि 33 जो सैन्य अधिकारी होंगे, यानी कि जो फोर्स होगी, आर्म फोर्स होगी, और उसके मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध की कमी की बात करता है। और 35 कहता है कि जो है, क्या कहता है ये, कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब हम इसमें से देख लेते हैं। और 36 से आपका नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाता है। 35 तक ही आपके मौलिक अधिकार हैं। 36 से आपका जो है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। 33 और 34 ये दोनों आपके NCERT में दिए गए हैं, तो आ सकते हैं, NCERT में दिए गए हैं। थोड़ा इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, तो हम वो दूसरे कलर से मेंशन करेंगे, ठीक है, इससे करते हैं। तो जो 33 और 34 इन दोनों को आपकी NCERT में दिया गया है, तो आप इसको पक्का देख लेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर जो ये रिट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, सारे रिट्स आपको पता होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये रिट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो दोनों अनुच्छेद, ये आर्टिकल्स हैं 32 एंड 36, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी 32 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है ये 29, 30 भी रिपीटेडली पूछा जाता है, अल्पसंख्यक का। तो यहाँ पर जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 26, 27, 28 ये जितने भी आर्टिकल्स हमने दिए हैं ये जो है सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। जो लास्ट में जा कर के जो अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 26, 27, 28 ये जो है बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं आयोग का कब क्या पूछ ले, लेकिन हाँ ये फ्रिक्वेंटली दिखते नहीं हैं। अनुच्छेद 35 और ये जो है 27, 28 ये सब जो है ज़्यादा नहीं दिखते हैं। बाकी जो है, बाकी के सारे जो है मौलिक अधिकार इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से अनुच्छेद 32 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, अल्पसंख्यक का 29, 30 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो अनुच्छेद 25 है वो इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्लस आपका जो अनुच्छेद 19 है उसके जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई हैं हमने। शोषण के विरुद्ध अधिकार बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो 2-4 हमने बताए हैं उनको छोड़ के कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये जो ये है 22 भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 20 उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते हैं, 20 को उतना ज़्यादा बार बार नहीं पूछते हैं, बट 22 पूछा जाता है। 21 तो मोस्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। 20 बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और ये जो 19 है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दे देंगे और कहेंगे सीक्वेंस पूछ लेते हैं इसमें। तो आप इस स्टोरी को याद कर लीजिए जिससे मैंने याद कराया था। आपको सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप ये सारी चीज़ें। आपको ये उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता, ये 16 बहुत पूछा जाता है, 15, 14 सभी पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार आपको बहुत आना चाहिए। वही जो 3-4 हमने बताए हैं, जैसे कि 27, 28, 26 और 35 ये कम पूछे जाते हैं, बाकी सभी पूछे जाते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा कम, बाकी पूछे सभी जाते हैं। और इसमें जो है ये ग्रुप जो है, ग्रुप में भी बहुत पूछता है कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ है, ये सारी धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, ये ग्रुप में भी, इनकी ग्रुप भी पूछता है। तो चलिए हमने मौलिक अधिकार को अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन इतने में से ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारा ही मौलिक अधिकार मेन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे, आ जाते हैं अपने सारे आर्टिकल्स पर। तो इसको हम कर देते हैं फिनिश, एंड जो है सारे आर्टिकल्स देखेंगे हम स्टार्टिंग से। यस, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देख लेंगे। अब हम फटाफट देखेंगे। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने उसको उस तरह से देख लिया। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही ऐसे ही लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा ही वर्ड दिया गया है। और ये देखेंगे कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत क्या है,
विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का, राज्यों का अविनाशी, अविनाशी संघ है भारत, ठीक है। और जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। चलिए देखेंगे, आपको भारत का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट क्या है कि अनुच्छेद दूसरा क्या कह रहा है कि नए क्षेत्रों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। और अनुच्छेद तीसरा क्या कह रहा है, ये तीसरा बहुत पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रीय सीमाओं और क्षेत्रीय सीमा और उनके नाम, इन सब में परिवर्तन का जो है अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। अगर यदि आपको पता है पहले से तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर पे आप देख लीजिए जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का उपबंध, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उपबंध जो है ये इसका अधिकार संसद को देता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है। जबकि जो तीसरा है ये पूछा जाता है, नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों एवं सीमाओं, नामों, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र जो हैं, जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन का उपबंध किसका है, ये संसद के पास है। तो 3 अनुच्छेद 1 बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसी सेंटेंस के साथ पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 3 भी कई बार पूछा जाता है, 2 कम पूछा जाता है, लेकिन इसको भी आप देख ही लीजिए। तो इसमें जो है नए क्षेत्र के प्रवेश और स्थापना इसका उपबंध करता है, ठीक है। क्या होता है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा या स्थापना इसकी बात करता है। चलिए देखेंगे, ये इतना जो नागरिकता से संबंधित है ये, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, यानी कि नागरिकता से संबंधी कोई भी विधि बनेगी तो उसको संसद बनाएगी, उसका अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते पर हाँ पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है, ठीक है, वो सारी बातें बताई गई हैं। अब अनुच्छेद 13 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों को असंगत करने या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में इसमें बात की गई है। तो जो अधिकार होंगे, जो मौलिक विधियां होंगी, जो विधियां होंगी वो विधियां अगर मौलिक अधिकारों को असंगत कर रही हैं या उनका अल्पीकरण कर रही हैं तो वो शून्य हो जाएंगी, ठीक है, वो वहीं से जो है क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक हो जाएंगी। देखो यहाँ अनुच्छेद 13 में जो है, इसका अनुच्छेद 13 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ऐसे सुन लीजिए। ये कहता है कि भारतीय संविधान में लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक कि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों को असंगत करते हैं, यानी कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को अगर वो असंगत हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो वो शून्य हो जाएंगे, जो भारत के संविधान से पहले के जो भी विधियाँ हैं। और ये 2 क्या कहता है, जो इसका सबसेक्शन 2 है 13 का, ये क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो। तो एक में तो कहा गया है, पहले में कहा गया है कि संविधान से पहले की वो सारी विधियां शून्य हो जाएंगी जो मौलिक अधिकार को कम करती होंगी, असंगत होंगी उनसे। दूसरा कहता है कि राज्य कोई विधि ऐसी बनाएगा ही नहीं जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उनको छीने, ठीक है। अब हम इसमें जो 3 सिद्धांतों की बात की गई है, तो आच्छादन का सिद्धांत वही कह रहा है जो कि भाग 1 कह रहा है कि जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो भी विधियाँ थी वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहाँ तक वो मौलिक अधिकारों को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो आच्छादन यानी कि उसके ऊपर छा जाना, उसके ऊपर छा जाना आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि वही राज्य की बात ये करता है 2 कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो उनको अधिकारों को छीनती हो। तीसरा है अधित्यजन का सिद्धांत। तो अधित्यजन के सिद्धांत में क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता है। तो जो है व्यक्ति, इसको देख लीजिए, बाकी ये दोनों को मैंने ये 1 जो यहाँ एक्सप्लेन किया, 2 यहाँ किया। व्यक्ति क्या है, मौलिक अधिकारों का क्या नहीं कर सकता है, परित्याग नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो मौलिक अधिकार सबके पास रहेंगे, कंपलसरी हैं, परित्याग नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको चाहे आप सिद्धांत के अकॉर्डिंग समझ लीजिए या फिर सिंपली ऐसे सबसेक्शन 1 और 2 में समझ लीजिए, बात वही है। लेकिन हाँ, अगर आ जाए कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, तो संविधान से पहले की जो विधियाँ हैं मौलिक अधिकार से असंगत हैं, वो जो है आच्छादन का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगी। पृथक्करण का सिद्धांत हो जाएगा कि राज्य कोई ऐसी विधियाँ नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उनको छीनती हो। अधित्यजन में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, इनका परित्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई अनुच्छेद 13 के। और अब हम यहाँ जो है जो मौलिक अधिकार हैं आपके यहाँ शुरू हो जाते हैं ये अनुच्छेद 12 से। ठीक है, तो आपके जो ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। अभी हमने देखा ना था 35 तक देखा था, तो 12 से 35 तक है। वहाँ हमने 14 शुरू किया था। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 13 में क्या है कि ये मौलिक अधिकारों से असंगत होने वाली विधियों के बारे में बताता है। और 14 से लेकर 35 तक हमने अभी देख ही लिया था। ठीक है, और ये कौन से भाग में है, तो ये भाग 3, संविधान के भाग 3 में है। तो ये भी आप इतना याद रखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस भाग में है, तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। चलिए देखेंगे। आगे का हमने जो है डिस्कस कर ही लिया था, 14 हमने डिस्कस कर ही लिया है। 16 में क्या होता है कि अगर थोड़ा हाई लेवल पे जाके पूछेगा तो ये क्वेश्चन जो सब सेक्शन है इनके, तो 16 का सब सेक्शन है कि ये जो 103वां ये संशोधन होता है, 103 संशोधन जो किया जाता है कब होता है, 2019 में होता है। इसके द्वारा होता क्या है कि जो 16 का सब सेक्शन 6 है, ये देखिए 16 का सब सेक्शन जो 6 है, इसमें क्या है कि इसमें प्रावधान किया गया है 10% सरकारी जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि इसमें सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। किसके, जो सवर्ण हैं, सवर्ण लोग हैं, EWS यानी कि सवर्ण है लेकिन वो गरीब हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सवर्ण मतलब जो अपर कास्ट हैं, उनकी बात करता है कि उनको जो है अपर कास्ट जो गरीब होंगे उनको 10% सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करता है ये। और 103 जो संशोधन होता है, 103वां संशोधन 2019 में होता है, उसके द्वारा किया गया है। जबकि सेम संशोधन सेम ईयर में किया जाता है और अनुच्छेद 15 के सब सेक्शन 6 में इसका जो है एक यहाँ पर भी प्रावधान किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। किसके लिए, EWS, ये भी सवर्ण होंगे और यहाँ भी 10% होगा। तो सेम है, बस क्या है, यहाँ शिक्षण संस्थाओं में हो जाएगा, आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत है, और यहाँ पर 16 का सब सेक्शन 6 है, और आरक्षण कहाँ हो जाएगा, सरकारी सेवाओं में हो जाएगा। थोड़े चेंजेज हैं, ये 2 चेंजेज अभी 103 में हुए थे और फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। ठीक है, बाकी हमने 14 पढ़ लिया, 15 और 16 हमने वहाँ पर देख लिया है, और 17 भी देख लिया था, 18 भी देख लिया था, 19 देख लिया, और 19 के जो है अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती, उसकी भी हमने बात कर ली थी। लेकिन एक बात नहीं की थी, वो है 19(1), जो 19 का सब सेक्शन 1 है उसका का है, उसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है, यानी कि, और प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो 19(1) के का के अंतर्गत आती है, और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये इसी में आ जाते हैं। जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये इसी में जो है ये भी आ जाता है। तो ये पॉइंट वहाँ पर छूट गया था, तो यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी हमने ये जो स्वतंत्रता के प्रकार हैं और स्टोरी इसके बारे में हमने आपको शेयर कर दी है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में अब हम दोबारा नहीं करेंगे। 2 सिद्धि का अधिकार भी हमने डिस्कस कर लिया है, अनुच्छेद 20, 21 भी डिस्कस कर लिया है, 21A को भी डिस्कस कर लिया है। और जो है ये एक मेन पॉइंट है, क्या है, 20 और 21 पूछा जाता है, कभी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी इनको जो है निलंबित नहीं किया जाता है। तो ये पूछ लेता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 20 किसको कभी निलंबित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे हम आगे कि
जो अनुच्छेद 22 को तो हमने डिस्कस कर लिया है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि कारण बताना पड़ेगा जिसको गिरफ्तार किया है, वकील की स्वतंत्रता वकील करने की स्वतंत्रता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। ये सारी बातें हमने कर ली थी वहाँ पर। और नेक्स्ट क्या है कि ये देखिए 25 में हमने बात की थी ना वहाँ पर कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 25 के अंदर, और इसी में जो है पंथ निरपेक्ष राज्य की बात भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है 30 क्या कहता है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है, और 30 क्या कहता है, जो मानव व्यापार का ये सब पे क्या करता है कि इन पे रोक लगाता है। ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए दोनों, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमने ये 23, 4 और क्या बोलते हैं 3, 4, 23, 24, 29, 30 इन सबको जो है हमने डिस्कस कर लिया है, तो इनको हम बार बार नहीं देखेंगे। और 31 दिया गया बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए, या और ऐसे ही आप पढ़ लीजिए कि कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की यहाँ व्याख्या बताई गई है। तो एक नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, बाकी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मौलिक अधिकार 32 के अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार की बात की जाती है, तो ये जो है 32 भी हमने देख लिया है। ठीक है, 37 क्या कहता है कि DPSP वाद योग नहीं है। तो देखिए 36 से जो है आपका यहाँ से देख लेते हैं हम, मौलिक अधिकार हमने कवर कर लिया, तो ऊपर हम अब नहीं देखेंगे, यहाँ आ जाएंगे हम जो है 36 से लेकर के 51 तक क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है कहाँ पर है दिया कहाँ गया है, तो ये जस्ट मौलिक अधिकार के तुरंत बाद आ जाता है। ये मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, तो ये दिया गया है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, किसमें भाग 4 में। ठीक है, 36 जो है 36 में क्या है, वही बताता है कि 30 राज्य वही है जो कि अनुच्छेद 12 में बताया गया, यानी कि राज्य की बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, बट यहाँ बताता नहीं है, ये हमें रेफरेंस देता है कि अनुच्छेद 12 में जो बताया गया वही राज्य है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप PGT लेवल का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य क्या है, या राज्य के बारे में कहाँ कहाँ जो है उल्लेख है, तो एक अनुच्छेद 12 में किया गया है, दूसरा अनुच्छेद 36 में किया गया है। अनुच्छेद 12 में पूरी परिभाषा दी गई, और 36 कहता है कि जाओ और अनुच्छेद 12 में देखो कि राज्य क्या है, जो राज्य अनुच्छेद 12 में है वही 36 में है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, आगे देखेंगे। 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। 37 कहता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है, मैंने कई जगह देखा है इसको। 37 कहता है कि DPSP वाद योग नहीं, यानी कि अगर राज्य इनसे संबंधित प्रावधान नहीं ला रहा, कानून नियम पॉलिसी नहीं बना रहा है, तो आप न्यायालय में इसको जो है याचिका दायर नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, तो वाद योग्य नहीं है, इस पर केस नहीं किया जा सकता है, क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 38 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है, 38, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसी में जो है पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ की गई है, तो 38 में ही की गई है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है 38 में। और ये कहता है कि राज्य जो है जनहित के कार्य करेगा जब भी उसके पास संसाधन होंगे। तो मतलब क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ की गई है, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 38 करता है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ की गई है, तो भाई 38 में की गई है। दूसरा लोक कल्याणकारी की बात कहाँ की गई है, तो 38 में की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 40 इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन तो हो गया है, लेकिन इसको क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में निर्देशक तत्वों में रखा गया था कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा, जो कि हो भी गया, पंचायतें बन भी चुकी हैं। और जो है 92nd अमेंडमेंट के जो ये 1992 में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों का गठन कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन आपका ये अब भी आता है कि नीति निर्देशक तत्व में किस
आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे सीधा 39 पे। अब हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे। मौलिक अधिकार में सभी इम्पोर्टेंट हैं, 2-4 को छोड़ के। अब हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। 39 एक क्या कहता है कि ये निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि राज्य जो BPL वाले यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब कह लें, सीधे गरीब होंगे, उनको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील वगैरह उनको निःशुल्क रूप में जो है प्रोवाइड करेगा। तो निःशुल्क विधिक सहायता की क्या करेगा, प्रावधान करेगा राज्य। 30A कहता है, और ये जोड़ा कब गया है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये पूछता है कि कब जोड़ा गया, और ये जोड़ा कब गया, 1976 में ये जोड़ा गया है। 48 क्या कहता है कि दुधारू 48 कहता है कि दुधारू और जो दुधारू पशु होंगे और कृषि महत्व के जो पशु होंगे, पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, राज्य जो है वध पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया यहाँ तक। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। 48A की बात करें यदि हम, तो इसमें जो है ये वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, संरक्षण की बात करता है, रक्षण की बात करता है। और ये भी कब जोड़ा गया है, ये भी जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जो कब हुआ था, 1976 में जो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसी के द्वारा ये भी जोड़ा गया है। और कहाँ से निकाल के, ये भी पूछता है किस सूची से निकाल के किस सूची में डाला गया था, तो ये संघ सूची आपको पता है 3 सूचियाँ होती, संघ, राज्य और समवर्ती। तो संघ सूची से किस में रखा गया था, समवर्ती में रखा गया था, संघ सूची से समवर्ती में डाला गया था, ताकि इसको राज्य और संघ दोनों लोग मिलकर के पर्यावरण की, वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। तो संघ सूची से निकाल करके समवर्ती में डाल दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखेंगे 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, और जो है गोवा जो है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, गोवा क्या है, पहला राज्य है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल समान सिविल संहिता की बात भी चल रही है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला राज्य कौन है, गोवा है। ठीक है, अब देखेंगे सीधे हम 45 पे आएंगे। तो 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है। यदि आपने पहले से इसको आपको याद है तो एक बार रिवीजन में ले लेंगे, अन्यथा यदि आप बिल्कुल नए पहली बार देख रहे हैं तो टाइम नहीं है, इस पर ध्यान मत देना, नहीं तो हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ना पक्का पढ़ना, तो देख लीजिए, यदि आपकी नॉलेज में है तो कर लीजिए, पूछा जाता है लेकिन बहुत कम। आगे क्या है कि दुर्बल वर्ग के शोषण से रक्षा, जो 46 बोलता है कि जो दुर्बल वर्ग होंगे उनकी शोषण से रक्षा राज्य करेगा, और शिक्षा के प्रावधानों को भी करेगा। और ख़ासतौर पे जो ST/SC की बात हो रही है, इनकी बात जो है, इनके आरक्षण की, इनकी शिक्षा के प्रावधान की, इनके शोषण से रक्षा के लिए राज्य जो है क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये भी उतना फ्रिक्वेंटली जो है पूछा नहीं जाता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसमें मैं इम्पॉर्टेंट लिखती जाऊंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो भी आप थोड़ा उसको मेंशन करें, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो हमने अभी बताया, मैं लिखना भूल जा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तीनों ही, ये भी और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इनसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने लिख ही दिया, ये भी इम्पोर्टेंट लिख दिया। चलिए देखते हैं। ठीक है, 44 भी इम्पोर्टेंट है, 45 उतना ज़्यादा नहीं पूछता, 46 भी उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है। और देखेंगे 47 जो है इम्पोर्टेंट है। ये कहता है पोषाहार, जो लोगों का पोषाहार होगा और जीवन स्तर होगा उसको ऊंचा उठाने का राज्य प्रयास करेगा। प्लस दूसरी बात क्या कहता है कि हानिकारक औषधियों एवं मादक पेय पदार्थों पर रोक लगाएगा। तो ये जो है
इम्पॉर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही चीज़ें, दोनों पूछता है। ये जीवन स्तर के बारे में, हानिकारक औषधियों के बारे में, दोनों में पूछता है। और पांचवा कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से राज्य पृथक रखने का प्रयास करेगा, यानी कि पृथक रखेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जल्दी ही मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस 51, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते एवं विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा, और जो संधियां वगैरह होंगी उनको जो है उनके प्रति क्या आदर सम्मान, यानी कि उनको निभाया जाएगा। ये सारी बातें करता है। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ऐसे पूछता है। दूसरा पूछता है कि जो है जिसमें विदेशी मामलों के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो चाहे विदेश नीति तो कह दे, सीधा ऐसे विदेश नीति बोल देता है इसको, विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद बताइए, और ऑप्शन दे देगा। तो ये भाई अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और चाहे विदेश हो गया। विदेश क्या हो गया, जो दूसरे राष्ट्रों से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं, तो वही विदेश नीति हो गई हमारी, जो बाहर विदेशों के से संबंधित होती है, अन्य देशों से, पूरे विश्व से, वही विदेश नीति हो गई, वही अंतर्राष्ट्रीय नीति हो गई। मतलब इनमें बहुत सिमिलरिटी है। तो चाहे विदेश नीति पूछे या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते, इन सब को पूछे, आप 51 पे टिक कर देंगे। 51A क्या कहता है, तो 51A जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, 51A मौलिक अधिकारों की बात करता है। प्लस ये जोड़ा कब गया है, तो जोड़ा ये जो है गया है स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की जो समिति ने सिफारिश की थी, उसके द्वारा जो है ये जोड़ा गया है 51A। इसमें रखा क्या गया है, तो इसमें रखा गया है क्या, मौलिक कर्तव्य कितने, शुरुआत में जो है 10 रखे जाते हैं। ठीक है, फिर जो है 11वां जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि गार्जियन को ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनका ये कर्तव्य होता है, बताया गया कि आपका ये कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल को जाने का, शिक्षा का मौका दें, अवसर दें, क्योंकि 6 से 14 साल तक का जो है शिक्षा, एजुकेशन इनकी फ्री है। तो 11वां जो है जोड़ा गया है, इसमें अभिभावकों को क्या है, जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जबकि जो पहले क्या थे, सिर्फ 10 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, ये जोड़े कब जाते हैं, जो 51A है ये कब जोड़ा जाता है, 42वां संविधान, ये भी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब, 1976 के द्वारा ये भी जोड़ा जाता है। और स्वर्ण सिंह जो थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी इस समय PM थी। स्वर्ण सिंह समिति ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। ठीक है, सिफारिश पर जोड़ा जाता है। और मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ, तो देखो ये 51A में रखे गए हैं, और भाग कौन सा है, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का में जो है ये रखे गए हैं। भाग 4 की में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, 36 से 51 तक हैं, और उसी के जस्ट बाद 51 में A जोड़कर 51A में मौलिक कर्तव्य रख दिए गए हैं। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 का जोड़ करके क्या कर दिया गया है, मौलिक कर्तव्य रख दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य 10 थे, अभी 11वां जोड़ दिया गया है। 11वां में अभिभावकों को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे। 50 सेकेंड में भारत कहता है कि 50 सेकेंड जो क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं यूं ही छोड़ूंगी। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति क्या होगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, और पहला वाला ये वाला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अनुच्छेद 53 के तहत ये प्रावधान किया गया है। और उसी का सेकंड पार्ट कहता है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। तो ये उसी के क्रम में मैंने डाल दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इम्पॉर्टेंट ये है पहला। फिर
क्या है 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, या तो ये आर्टिकल से पूछ लिया जाएगा या फिर क्वेश्चन के नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लेकर चलें। 61 के तहत जो है महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया का 61 में प्रावधान किया गया और जो है 51 में कहा गया है कि जो 61 की प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा। तो ये 61 पूछता है, इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। और 267 जो है आकस्मिक निधि की बात करता है, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा जो है नहीं पूछता है। 148 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है, ठीक है, कि जो है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, तो इसकी बात ये करता है। तो 148 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात हो रही है, कैग की बात हो रही है, इसमें उसकी बात की जाती है। और इसमें जो है ये आर्टिकल कहता है कि भारत का जो है एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वो उसको हटाया भी उसी अनुसार जाएगा जैसे कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी आधार पर, उसी तरीके से, उसी मैनर से जो है, और उसी आधार पे, यानी कि वही तरीका भी होगा और वही आधार भी होंगे। तो उन आधारों पर जो है इसको हटाया जाएगा। अनुच्छेद जो है 48 तो क्या है, नियुक्ति की बात करता है और एक लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक होगा उसकी बात करता है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जो 49 होगा तो ये उसी से सीक्वेंस में है, क्रम में है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों की बात करता है। तो ये दोनों ही आप देख लीजिए, जबकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, बट ये 148 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दिया है। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, ऐसे देख लीजिए, यदि आपको पहले से पता है तो रिवीजन, अन्यथा छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना है। 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए यदि कर सकते हैं तो। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो ये भी पूछ लिया जाता है। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, 165 जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी बात करता है। और 167 राज्य को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। 168 जो है राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था की बात करता है। 169 राज्य में विधानमंडलों की रचना व उन्मूलन, इसकी बात करता है। यदि आपके नॉलेज में पहले से हैं तभी इस पर ध्यान देना, यदि आपको बिल्कुल नहीं पता है तो लास्ट टाइम में इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 170 जो है राज्य में विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। 171 राज्य में विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। तो ये विधानसभाओं की बात करता है, ये विधान परिषदों की बात करना है, ध्यान दीजिएगा, मिक्स मत करना। 172 राज्य विधानमंडल की जो है अवधि की बात करता है। और 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता की बात करता है। यदि आप नए हैं इन सब चीज़ों के लिए तो इन पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर वेरी इंपॉर्टेंट आप गड़बड़ कर देंगे। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कौन करता है, 178 करता है। 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ की बात करता है, काट देते हैं इसको, शक्तियाँ लिख लेते हैं, शक्तियाँ की बात करता है, ठीक है। 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करने की बात करता है, तो ये पूछ लिया जाता है। और 202 की बात करें तो राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसकी बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वित्तीय विवरण की बात कर रहा है ये, यानी कि बजट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछने का अधिकार नहीं है, तो ये बताता है जो राज्य की विधानमंडल कार्यवाही होंगी वो जो न्यायालय होंगे उनको नहीं पूछेगा, ठीक है। 213 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, तो ये इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 213 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। 214 कह रहा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की जाएगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कर रहा है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें रखता है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे 226 जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति जो है बताता है, जो हमने पहली बात कर ली थी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। जो 108 है संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, 108 के तहत
यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करेगा कितने? 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता होगी। 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 118 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा, 108 के तहत, इसके तहत बुलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की बारे में बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षमादान शक्तियाँ के बारे में बात करता है। जबकि 76 जो है भारत का महान्यायवादी की बात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी 76 में बात करता है। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान देंगे इसको। आगे 78 जो है प्रधानमंत्री के कार्यपालिका संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देगा, यानी प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि जो कार्यपालिका संबंधी सूचनाएं होंगी वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। जबकि 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि राज्य में जो है संवैधानिक शासन विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इसके अंतर्गत, इसके तहत 356 के तहत। और 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, लेकिन अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन पूछ लिया जाता है। देखेंगे 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 66। 74 है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जबकि 75 की बात करें तो 75 में 3 जो है सबसेक्शन है और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जो पहला क्या कहता है, पहले में जो है नियुक्त की बात की जाती है। पहले 75 का सबसेक्शन 1 जो है नियुक्त की बात करता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेगा, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको जो है पीएम नियुक्त करेगा, और फिर पीएम की सलाह से बाकी की जो मंत्रिपरिषद होगी, बाकी की अन्य मंत्रियों की नियुक्त की जाएगी। नंबर 1 नियुक्त से संबंधित है, इतना आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यदि आपको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं तो। दूसरा क्या कहता है, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रीगण होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। ठीक है, बने रहेंगे, ये कहता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, तो हमने शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया है और बोल सब कुछ दिया है, तो वो भी जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको नोट डाउन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये नोट करे रहेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी और लिखने से फिक्सेशन भी होगा। और जो लोग पहले हैं, मंझे हुए हैं, तो उनके लिए तो बस ये देखना है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और कम इम्पोर्टेंट क्या है, लेस एंड मोस्ट देखना है। और जो नए हैं तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पे फोकस करें और उनको लिखें, मेमोराइज करें, ताकि यहाँ से ज़्यादातर बनेंगे आर्टिकल्स, तो वो उनको आंसर करने में सक्षम हो और उनका हौच पौच ना हो, यानी कि वहाँ गड़बड़ ना करें। चलिए देखेंगे, 75 को हमने देख लिया। फिर 143 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और फिर जो है 312, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में दिखने को मिलता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन क्या है, ये किस में दिया गया है, तो 312 में दिया गया है, और इसका एकाधिकार राज्यसभा के पास है। ठीक है, एकाधिकार, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करेगा, तो राज्यसभा के जो है प्रस्ताव पारित करके वही करेगी। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है,
इसको जिसमें वेरी वेरी लिख रही हूँ वो तो समझ लीजिए कि मतलब फेवरेट हैं किसके, आयोग के। 249 क्या कह रहा है कि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची पर विधि बना सकेगी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर भी देखेंगे कि राज्यसभा राष्ट्र हित में कोई सब्जेक्ट है और तो ये जो 249 है ये क्या कह रहा है, ये वहाँ पर लिखा हुआ था, कुछ मिस्टेक था वो मैंने ठीक कर दिया है। तो केंद्र सरकार यदि कोई सब्जेक्ट जो कि राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रीय हित का है तो वो उस पर क्या होगा कि 249 के तहत केंद्र सरकार उस पर विधि बना सकेगी यदि राज्यसभा जो है बहुमत के साथ उसको संबंधित प्रस्ताव को पारित कर देती है तो केंद्र सरकार जो है उस पर विधि बना सकेगी और ये विधि 1 वर्ष तक जो है चलेगी। तो ये 249 के तहत क्या है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय पर जो है विधि बना सकेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आगे देखेंगे, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो जो अनुच्छेद 109 है ये कहता है कि धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है, यानी कि ये प्रोसेस की बात करता है और ये कहता है कि जो धन विधेयक होगा वो सिर्फ लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो अनुच्छेद 109 है ये कहाँ, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 10 क्या कहता है, ये धन विधेयक, धान नहीं होगा यहाँ पर, धन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, धन होगा। तो इसको हम कर लेते हैं। चलिए, इसको हमने कर लिया, धन कर लिया। धन विधेयक पर भाषा की बात करता है। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है और ये बताता है कि किस किस विधेयक को जो धन, जिसमें धन का जो है कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो कौन कौन से ऐसे विधेयक होंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि धन विधेयक कहलाएंगी। तो ये उसके अंतर्गत धन विधेयक क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आ सकता है, ये सारी वहाँ पर क्या उसकी विशेषताएं बताता है। तो परिभाषा दी गई है धन विधेयक की और इस पर जो है हमने पूरा विधेयक पर जाकर के देखे, संसद के अंतर्गत हमने विधेयक पे, धन विधेयक और जो सारे बजट हैं इन सब पे हमने एक डिटेल वीडियो 2-3 पार्ट में डाल रखा है। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपने उसको पूरा देख लिया तो कोई भी पार्ट जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का है। और कोर्स वीडियोज़ में हमने ऐसे जो है वीडियो डाल रखे हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चाहे वे थिंकर्स हों, चाहे वो संसद हो, संविधान हो, कुछ भी हो, उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी है। तो उनको जब भी आपके पास ये एग्ज़ाम देने के बाद, स्टेट देने के बाद टाइम हो, तो कोर्स वीडियोज़ को पूरी लिस्ट आप देखिए, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको फिर अगर वहाँ से आपने पकड़ बना ली तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि करेंगे भी तो आपके आंसर राइट जाएंगे। प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको देखने पड़ते हैं। तो लेकिन क्या होगा, उन कोर्स वीडियोज़ करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी हमारी सफल जाएगी, यानी कि उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो परिभाषा 110 में दी जाती है, आते हैं अपने पॉइंट पर, और 109 में है प्रक्रिया की बात की जाती है और 109 आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। 112 जो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसको हम साधारण लैंग्वेज में बजट कहते हैं। तो 112 में उसी बजट यानी कि वार्षिक, ये लैंग्वेज यूज की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 112 में किया गया है, जिसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में बजट बोल देते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण किससे संबंधित है, 112 से संबंधित है। 105 क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 105 क्या कहता है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। 105 के अंतर्गत जो संसद के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं उनकी बात कही गई है, इम्पॉर्टेंट है। 122 संसदीय कार्यवाहियों की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप इम्पॉर्टेंट में ही डाल लीजिए। आगे है 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है
और अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद कब बनी थी, तो ये 1990 यानी कि 1990 में बनाई गई थी। और इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। चलिए देखेंगे आगे। 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद का निर्णय का प्रावधान करता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जल विवाद है उसका जो है कहाँ प्रावधान किया गया, कौन से आर्टिकल में, तो 262 यानी कि जस्ट इसके पहले। अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पर है और अंतर्राज्यीय जल विवाद, जब पानी पहले कर दीजिए, परिषद बाद में कर दीजिए, तो 262 जल विवाद से संबंधित है और 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। तो ये भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। 243 का बी क्या कहता है कि पंचायतों के गठन, या हम स्पेसिफिक जो है पंचायतों पर आ गए हैं, जो पंचायतों के जो आर्टिकल हैं तो वहाँ पर आ गए हैं। तो 243 जो है बी पंचायतों के गठन की बात करता है। 243 क्या है, पंचायतों की संरचना की बात करता है, ठीक है। और गठन में क्या कहा गया है कि जो है 3 स्तर पे सरकारें गठित की जाएंगी, ग्राम पंचायत, मंडल और जिला। लेकिन मंडल जो है वहीं पर गठित की जाएंगी जहां पर 20 लाख से ज़्यादा आबादी होगी। 20 लाख से कम आबादी होगी तो मध्य स्तरीय पंचायतें नहीं गठित की जाएंगी। तो गठन में 3 आपके जो है 3 प्रकार की बातें कही जाती हैं, ठीक है। बी के अंतर्गत गठन क्या है, और पंचायतों की संरचना के अंतर सी के अंतर्गत संरचना। तो सी से आप क्या कर दें, संरचना कर दीजिए, और बी से आप जो है बिल्डिंग कर दीजिए। तो क्या है, गठन। बी से बिल्डिंग कर दीजिए, सी से संरचना कर दीजिए, ऐसे रिलेट करके इनको लर्न कीजिए। जी क्या कहता है, तो ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी, जी से आप जिम्मेदारी कर दीजिए। जिम्मेदारी के आगे शक्तियाँ, जिम्मेदारी, शक्तियाँ, अधिकार, ये सब तो आते चले जाएंगे। तो जो 243 जी है उसको जिम्मेदारी से रिलेट कर दीजिए, और जो 240 के है ये जो पंचायतों का चुनाव होगा इससे संबंधित है, तो उसको इससे कर लीजिए। तो 243 के किससे संबंधित है, पंचायत के चुनाव में सारे चाचा, ताऊ, काका सारे इकट्ठे होते हैं। तो भाई कैसे हो गए काका, चाऊ, काका, ताऊ, चाचा, दादा सारे इकट्ठे हो गए। क्यों, क्योंकि चुनाव में वोट डालने के लिए। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपकी और अपनी अच्छी ट्रिक हो सकती है। मैं तो ऐसे ही कोई भी स्टोरी बना देती हूँ और चीज़ों को याद कर लेती हूँ। बार बार मैं पढ़ने नहीं, जब जो हमारा समय था मैं बार बार एक चीज़ को नहीं पढ़ती थी, एक बार पढ़ती थी, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करके छोड़ देती थी, और आज तक भी हमको वो याद हैं, दोबारा उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही मैंने तो ऐसे इनको कर रखा है, जिससे जो है जिम्मेदारियाँ कर दी हैं, कैसे जो है काका ताऊ सारे इकट्ठे होते हैं और चुनाव में वोट डालने आ जाते हैं, ठीक है। सी से संरचना कर दिया है, और ऐसे इसी तरह करके हमने कर रखा है। आप भी अपनी स्टोरी बनाइए, और स्टोरी बना के ही अच्छा रहता है, बार बार पढ़ना, उसी में हर दिन दिमाग खपाना अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए देखेंगे, जो 275 है कुछ राज्यों के संघ के अनुदान की बात करता है। आप यदि आपको नॉलेज है तो देख लीजिए, अदरवाइज इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है नए लोगों को। 280 जो है ये जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और वित्त आयोग की स्थापना यानी कि वित्त आयोग की बात करता है 280, ठीक है। 280 वित्त आयोग की बात करता है, और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 300A ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो ये पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार इसके अंतर्गत है, पहले मौलिक था और फिर अब विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। और 300 है इसके सब सेक्शन ए में जो है रखा गया है। आगे देखेंगे 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात हो रही है यहाँ पर। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य की बात होती है, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे, ठीक है। तो जो है 324 ये क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको पूछा जाता है। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और इसी के तहत इसका गठन, निर्देशन, इसके कार्य सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर गठन पूछ ले तो भी इसी में है, इसके कार्य और जो है कार्य वगैरह पूछ ले तो भी इसी में है, अगर अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण ये सब पूछ ले तो ये इसी में है। आगे क्या है, 330 जो है लोकसभा में SC/ST की सीट का आरक्षण की बात करता है। यदि आप पहले से जानते हैं तो ध्यान देना, अदरवाइज स्किप करो,
क्योंकि लास्ट टाइम में जो है बहुत ज़्यादा पढ़ के हौच पौच नहीं करना है, मेनली आर्टिकल्स तो हौच पौच हो ही जाते हैं। आगे 368 संविधान संशोधन की बात करता है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 370 जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रस्ताव था, जो कि अब हट चुका है, सबको पता है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये 19 में हटाया गया था, 2019 में हटाया गया था, और अब आप पेपर देने जा रहे हैं तो पूछ सकता है, और ये भी सबको पता भी है, यदि आप भारत के निवासी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। बल्कि आगे देखेंगे 393 संविधान का संक्षिप्त नाम, तो इसके बारे में कहाँ दिया गया है, 393 में इसकी बात की गई है, ठीक है। और क्या कहता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान होगा। कभी देखो ऐसे पूछता है, आर्टिकल पूछता है, कभी पूछ लेता है कि संविधान का संक्षिप्त नाम, वहाँ कई सारे मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें जो है भारत का संविधान जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान है, यही सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा, तो इसी पे टिक कर देना है, यही लिखा हुआ है आपके संविधान में, तो इसी को टिक कर देना है, भारत का संविधान ही इसका संक्षिप्त नाम है। अगेन इसकी हमने बात कर ली, दुधारू एवं कृषि महत्ता के पशुओं के वध पर रोक लगाएगा राज्य, 48 के अंतर्गत है, और 48A में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण की बात की गई है। 42 जो है अमेंडमेंट के द्वारा इसको 1976 में जोड़ा गया है। इन दोनों की हमने बात करी ली है, और हमने इम्पोर्टेंट बताया भी था, इनको इम्पॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है भाषा से संबंधित है हमने लिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 343 है, ये बार बार पूछा जाता है, इसके अनुसार क्या है, ये सब सेक्शन 1 में क्या कहा था, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और इसी का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा, यानी कि संविधान लागू होने के आगे 15 सालों तक जो है अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। तो 15 सालों तक इन्होंने बता दिया था कि उसी तरह लागू होती रहेगी, और आगे फिर जैसी सिचुएशन बनेंगी तो उसकी जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, लेकिन 15 सालों तक इन्होंने बोला था कि उसी तरह अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल होती रहेगी। तो दोनों जो है 343 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यदि दोनों पॉइंट पूछे कि संघ की भाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी, किस में है, 243 में है, और 343 में है, और 343 में ही 15 सालों तक की बात की गई है कि अंग्रेजी भाषा जो है इस्तेमाल होती रहेगी, ठीक है। जबकि इसी का जो है 344 क्या कहता है, जो कहता है कि राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारंभ से 5 सालों बाद जो है क्या करेगी, ये आयोग का गठन करेगी, हिंदी का प्रयोग और विकास इन सब का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेगी, और सिफारिशों के जो ये आयोग की सिफारिशें होंगी, इनके आधार पर आगे का कार्य देखेगी। और ये जो आयोग होगा इस 30 सदस्यों का होगा, और जिसमें कि 20 राज्यसभा से ये लोकसभा से 20 होंगे और राज्यसभा से 10 होंगे। तो ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पर इसी के क्रम में है, तो आप देख लीजिए। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा, ठीक है, हिंदी का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेगा। और ये जो है कितनी समिति होगी, राष्ट्रपति जो समिति होगी, तो ये 30 सदस्य होंगे इस समिति में, 30 सदस्य होंगे। कहाँ से होंगे, 20 कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, और 10 जो है राज्यसभा से होंगे, ठीक है। तो 344 के अकॉर्डिंग राज्य संविधान लागू होने के 5 वर्षों बाद राज्य क्या है, ये समिति जो है इसको जो है क्या करेंगे, गठित करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे कि आयोग गठित करेंगे, ठीक है, आयोग गठित करेंगे। और जो आयोग सिफारिशें करेगा, इस सिफारिश के आधार पर जो है क्या होगा कि समिति गठित की जाएगी, जो कि जिसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। तो ये प्रावधान किया गया है कि हिंदी विकास और प्रसार के लिए राष्ट्रपति जो है आयोग गठन करेगा, और आयोग जो सिफारिश करेगा उसके अकॉर्डिंग 30 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, और जिस समिति में क्या होगा कि 20 जो है लोकसभा से होंगी और
10 राज्यसभा से होंगी। तो ये देखिए इसमें जो है ये 343 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भाषा संबंधित जो है 2 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, 343 और 344। इसमें जो है राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। आयोग की सिफारिश के अनुसार 30 सदस्यीय समिति गठित होगी और जो कि 20 लोकसभा से होगी, 10 राज्यसभा से होगी। 43 में क्या कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और उसी के दूसरे पार्ट में कहता है कि 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा इसी तरह जो है सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाती रहेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, आर्टिकल के द्वारा पूछते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस में डाल देते हैं। जैसे 15 सालों तक का अंग्रेजी भाषा, तो पूछ लेते हैं कितने सालों तक का प्रावधान किया गया था, तो 15। तो सिंपल में भी पूछ लेते हैं और आर्टिकल के साथ भी पूछ लेते हैं। तो ये जो है कुछ आर्टिकल थे जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको जो है मैंने दिया है। और यदि आप इनको अच्छे से पहले से आप पढ़े हैं तो पूरा ही सारे ही आर्टिकल कर लीजिए जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि पढ़े हुए नहीं, पहले से आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, तो जो है जो इम्पोर्टेंट हमने बोले हैं वो जो है पक्का कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो आप पक्का कर लीजिए, तो उसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल फंसने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है 43 में अगर हम देखें तो 343 जो है ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी जो है 15 सालों तक, ये तो उसी का सब सेक्शन है तो आपको याद ही रहेगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने जिसमें इम्पोर्टेंट लिखे हैं, तो जिन्होंने कम पढ़ा है, नए हैं, वो सिर्फ उसी फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो सारे करके जाएंगे। तो निश्चित रूप से है, इससे सारे कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाना है कुछ, और इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। तो 90 to 95% है कि आपके आर्टिकल इम्पोर्टेंट में से भी 90 to 95 पूछे जाएंगे। 90 से 95% तक जो हमने इम्पोर्टेंट दिए हैं उसी के अंदर रहने चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी मेहनत के बाद ये हमने जो है आर्टिकल्स निकाले हैं। उम्मीद यही करती हूँ कि आपकी इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, जो कि मेरा मोटिव रहता है कि आपके हर एग्ज़ाम में हम आपकी हेल्प कर सकें, आप तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहुँचा सकें, ताकि जो है बहुत सारा पढ़ने के बाद फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा आप फोकस कर पाएँ। तो आज की क्लास हम यहीं पर सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, स्टॉप करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनते हैं, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, और क्या करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं। और प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ। यदि ये सारी चीज़ें लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन में कमी दिखती है, कमेंट में कमी दिखती है, तो मेरा भी मोटिवेशन कम हो जाता है। फिर लगता है कि अगले दिन उठ के फिर वही किताबों को करना, क्वेश्चन को एनालिसिस करना और उनको फिर लिखना और फिर उनको जो है उन पर काम करना, पूरा दिन का टाइम चला जाता है। तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन आप लोग दे सकते हैं। तो आप हमें मोटिवेट करें, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, जो कि कम पढ़ाई में ज़्यादा रिजल्ट देगा। इनपुट कम, आउटपुट ज़्यादा। धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।